अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है मासूम शाह की, इसको हम आगे लेके चलते हैं और जो मकसद है हमारा वो ये है कि मासूम शाह की केस स्टडी से हम अपनी लाइफ में क्या क्या सीख सकते हैं। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मासूम शाह की लाइफ से हर आदमी हर चीज़ तो नहीं सीखेगा, कुछ चीज़ें तो रेलेवेंट नहीं होंगी ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैरिड नहीं होंगे, लेकिन ये कि चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो आज हम शाहरुख आबिद साहब शुरू करते हैं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मारूफ शाह साहब ने अपनी वालदा की बहुत बड़ी खिदमत की है, और वो ये किया है कि उन्होंने उनकी जो बेटी है यानी बहन है अपनी मरियम, उनकी जो है वो शादी करा दी है। माशाल्लाह से मरियम की शादी जिन साहब से हुई है उनका नाम है आतिफ़, और आतिफ़ साहब जो है वो फाइनेंस के आदमी हैं और मास्टर्स किया हुआ है, दीनदार हैं, और उनकी फैमिली हैदराबाद में रहती है, वो कराची में रहते हैं। ठीक है। और शादी के बाद आतिफ़ ने नायला को वापस कराची मूव कर लिया है और वो जो है एक इदारे में पढ़ाती हैं। ठीक है। तो ये तो एक काम हो गया। वालदा साहिबा जो है वो बहुत खुश हैं, बड़ी दुआएं दे रही हैं, बहुत बड़ा उनका मसला हल हो गया है। उम्मीद ये है कि मासूम शाह साहब की जो मग़फ़िरत है वो भी उम्मीद है शायद हो जाए इसी वजह से, और दुनिया में भी बरकतें इंशाल्लाह आएंगी, इसलिए कि वालदा की दुआ और वालदा की जो खुशी है वो अब उनके साथ है। अच्छा जनाब, हाँ गलती तो नहीं हो गई। मरियम की बात हो रही थी कि जो उनकी बहन मरियम है, नायला तो बेटी है ना, तो शायद मुझसे गलती हो गई हो। अच्छा जनाब, अब आ गया उनकी दूसरी दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त ये थी वालदा की कि मैं डिफेंस में नहीं रहना चाहती, मैं शरफाबाद मूव होना चाहती हूँ। तो सुलेमान साहब जो है वो मासूम शाह साहब सुलेमान साहब के पास जाते हैं, अपने कोच के पास, और पूछते हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखो भाई, बात असल में ये है कि आपकी वालदा ज़ईफ़ हैं और डिफेंस जो है वो बिल्कुल इनहॉस्पिटेबल एरिया है बड़े उम्र के लोगों के लिए। आदमी बिल्कुल फंस जाता है, ट्रैवल नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता गाड़ी के बगैर, ड्राइवर के बगैर। जबकि शरफाबाद में यह है कि आपकी वालदा उतर सकती हैं, ये घर से निकल सकती हैं, तो आगे मार्केट है, गुंजान आबाद इलाका है। फिर उनके सालों सालों के जो है वहाँ दोस्तियाँ हैं ख़वातीन के साथ, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने उनके ताल्लुक़ात हैं। यहाँ तक कि दुकानदार उनको जानते हैं, प्लम्बर जानता है, इलेक्ट्रिशियन जानता होगा, नाई जानता होगा। मतलब एक इलाके में आप रहते हैं तो आपका एक पूरा एक नेटवर्क होता है। इट्स लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली। अब वो वहाँ चली गई हैं तो है बात, उसको मिस करती हैं। तो करना ये है कि इन्हें वापस उस इलाके में अगर लेके चले जाएंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, वो खुश ज़्यादा रहेंगी, वो कनेक्टेड रहेंगी। ना सिर्फ ये कि वो जाके और ख़वातीन से मिल सकती हैं, और ख़वातीन उनसे मिलने आ सकती हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई आप जो है वो करें, वापस चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो मासूम शाह साहब कहते हैं कि जी वापस तो चले, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी जो बेगम साहिबा हैं, आयशा साहिबा, वो किसी सूरत में इसके हक़ में नहीं होंगी। हमने इतनी मेहनत से घर बनाया, हम यहाँ मूव हुए, अब आप कह रहे हैं कि वापस चले जाएं। ठीक है ना। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखें, वापस जाना है कि नहीं जाना है, वापस जाना है और कैसे जाना है, इसका तो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसकी तो स्ट्रैटेजी बन सकती है। पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या वापस जाना मुनासिब है, क्या वापस जाना फ़ायदेमंद है, पहले इसको हम लोग डिसाइड करें। फिर मैं उन्हें कहता हूँ भाई 2 उलमा कराम हैं, उनसे जाके मिलें,
और उनसे पूछें कि भाई शरीयत क्या हमारी गाइड करती है इस मामले के अंदर। एक तो हम उन्हें मौलाना नजम अब्बासी साहब का नंबर देते हैं। अच्छा, ये मौलाना नजम अब्बासी जो हैं ये एक रियल कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो मौलाना नजम अब्बासी का नंबर हम उनको देते हैं। और एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम है मौलाना इनामुल्लाह साहब। तो इनामुल्लाह साहब का नंबर हम दे देते हैं और उनसे हम ये कहते हैं कि आप इन दोनों के पास जो है ना मेरे रेफरेंस से चले जाएं और जाके अपने पूरा मामला रखें और उनसे मशवरा करें कि क्या मुनासिब होगा दुनिया आखिरत के हवाले से, और जो वो कहें तो फिर उनसे फिर आप फिर फैसला करें। तो मासूम शाह साहब कहते हैं ठीक है, और मासूम शाह साहब ये करते हैं कि इन दोनों हज़ार के पास चले जाते हैं। जब मैं लैपटॉप खुलेगा तो मैं आपको नंबर्स भी दे दूँगा, कभी आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप इन दोनों हज़ार से मेरे रेफरेंस से बात कर सकते हैं। तो एनीवे ये जाते हैं, ये उनसे मिलते हैं, और ये हजरात ये हजरात भी इस बात का पर इंसिस्ट करते हैं, इसार करते हैं कि नहीं, आपको वापस चला जाना चाहिए, आपकी वालदा का जो प्रेफरेंस है वो मुकद्दम है, ठीक है ना। तो हज़रत वाला का भी शरह सदर जाता है, ही कन्विंस नाउ कि मुझे मूव कर लेना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि कैसे करें, किस तरह से कन्विंस करें बेगम साहिबा को, आयशा साहिबा को कि यार ये मूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा, गलत तरीका तो ये हुआ कि गए और जाके ऐलान कर दिया कि जी मूव कर लेते हैं, तो वो तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो फिर ये सुलेमान साहब के पास आते हैं। तो सुलेमान साहब ये कहते हैं कि देखो एक काम करते हैं कि आप ये करें कि अभी ये अनाउंस ना करें अहलिया को, बल्कि 6 महीने का एक पीरियड रखते हैं जिसमें हम आयशा साहिबा पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। जब वो एक लेवल पे पहुंच जाएं इन 6 मंथ्स, फिर हम ऐलान करें। उससे क्या होगा कि वो आराम से जो है वो उनको समझ भी आ जाएगी बात, वो सपोर्ट भी करेंगी। कहते हैं कि लोहे पे जो चोट जब लगाते हैं जब लोहा गर्म होता है ना, अब ठंडे लोहे पे चोट नहीं लगाते। तो ये डिसीजन होता है कि यार ऐसा कर लेते हैं। अच्छा जनाब, तो फिर सुलेमान साहब ये कहते हैं कि भाई ये काम करें कि ये जो आपकी बहन है ना मरियम, इसको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं, और आप जाके मरियम से बात करें और उनसे कहें कि देखें, मैं ये चाहता हूँ कि वालदा के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, वो खुश रहें, वो आपसे भी अटैच्ड हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 6 से 8 महीने बाद आप लोग यानी मरियम, उनके हस्बैंड आतिफ, आप लोग जो है मूव कर जाएं, यानी शफाबाद, यानी हम भी शफाबाद मूव करने की कोशिश करें, आप भी मूव करके आ जाएं, दोनों फैमिली साथ साथ रहें। उसका फ़ायदा ये होगा कि बेटी करीब आ जाएगी, वो भी टाइम दे सकेगी, और फिर आतिफ को फ़ायदा ये होगा कि वो मीज़ान बैंक में काम करते हैं, उनका सफ़र बहुत होता है, डिफरेंट ब्रांचेस का भी विज़िट करने जाना होता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में। इस बहाने क्या होगा कि जब वो सफ़र करेंगे तो मरियम अकेली नहीं होंगी, क्योंकि आतिफ की फैमिली हैदराबाद में है। फिर ये कि जो बच्चे हैं मासूम शाह साहब के, वो अटैच्ड हैं अपनी फूफी के साथ, तो फूफी करीब होंगी और फूफी हैं रिलीजियसली ओरिएंटेड,
तो वो एक बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा बच्चों पर, यानी इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आतिफ़ एक दीनदार आदमी है और एक विजनरी आदमी है, और मासूम शाह साहब ने बड़ी मेहनत से, आप लोगों को पता है ना, आप भूले तो नहीं आप लोग अब्दुल्ला इकबाल साहब कि कितनी मेहनत से ये इनको ढूंढा गया है आतिफ़ साहब को। तो ज़ाहिर बात है इतने इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो तो समझेंगे इस फैसले को, तो वो कहते हैं ठीक है मैं भी तैयार हूँ मासूम शाह, नो प्रॉब्लम, यार इतना हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, हमें भी बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है। अच्छा जनाब, तो अच्छा बड़ा अच्छा हो गया, मौलाना इनामुल्लाह साहब का नंबर भी आ गया है और मौलाना नजम साहब का भी नंबर आ गया है, वेरी गुड। अच्छा जी, तो आपने उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया। अच्छा, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे जो बात उम्मीद है कि आपको समझ आएगी वो ये आएगी कि जब कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है तो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए और आपने अनाउंस किया जनाब हम शफराबाद जा रहे हैं, और वहाँ से फिर एक मिसाइल आएगा कि हम नहीं जा रहे हैं, एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा। भाई थोड़ा सा हमें सिस्टमैटिकली चलना होता है, हमें जो है ना एक अलायंसेस बिल्डअप करनी होती हैं, हमें अपने कहते हैं ना फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट करना होता है, फिर हमें आगे चलना होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर डिसीजन बहुत पावरफुल डिसीजन होता है। इतने बड़े बड़े फैसले जो होते हैं ये कोई ऐसे थोड़ी किए जाते हैं जल्दबाजी में। हमने तो किए हैं ज़िंदगी में बहुत ऐसी गलतियाँ, अल्लाह में माफ़ करे भाई, आप ना करें ऐसी गलती, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो रही है? अरे नजम साहब का नंबर नहीं आया? अच्छा जनाब, नजम साहब का नंबर फिर हम ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा ये इंटरनेट तंग कर रहा है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो नजम साहब का नंबर हम आपको निकाल के दे रहे हैं, आने वाला है। तो एनीवे आपने क्या किया कि मरियम को भी की फैमिली को भी साथ ले लिया। अब आ जाते हैं आयशा सलामत साहिबा। अच्छा आयशा साहिबा जो हैं उनके लिए फिर सुलेमान साहब समझाते हैं कि देखें भाई, मासूम शाह साहब मैच्योरिटी मॉडल पढ़ाते हैं, सिखाते हैं अपने टाइम लैंडर्स में भी और मोस्तार इंस्टीट्यूट में भी। तो वो मॉडल आप समझिए, उसको आपने अपनी बेगम साहबा को समझाना है, और इंशाल्लाह एक दफ़ा वो समझ देंगी तो बात आसान हो जाएगी। वो मॉडल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मैं अब समझाता हूँ कैसे समझाना है। वो ये है कि हाँ जी, मौलाना नजम साहब का नंबर लिखें 0300 928 1243, मौलाना नजम। और ये इनसे बात कर चुका हूँ कि भी कभी कोई कॉल आए तो आप प्लीज़ टाइम दे दीजिएगा, तो आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, तो जो मैच्योरिटी मॉडल सिंपल ये है कि जब हम लोग बड़े होते हैं लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं। उनमें एक चीज़ जो होती है कोर। तो कोर में क्या चीज़ें होती हैं? कोर में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आइडियोलॉजी, अकीदा। हमारा अकीदा डेवलप हो रहा होता है, यानी जब हम छोटे थे तो हम समझते थे कि सारे मसले अम्मी हल करती हैं, फिर समझते थे सारे मसले अब्बा हल करते हैं।
अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सामने अब क्लियर हो गया है कि नहीं जी, सारे मसले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हल करते हैं, है ना। हमारा ये बिलीव था कि दुनिया में तमाम लोग अच्छे होते हैं जब हम छोटे थे, फिर समझ आया कि नहीं तमाम लोग बुरे होते हैं, फिर समझ आया कि नहीं जी कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि जितने गुड लुकिंग लोग हैं, मर्द औरतें, सबके अच्छे अखलाक होते हैं। अगर आप गुड लुकिंग हैं, अगर आप खूबसूरत हैं, तो इसका मतलब आप, और पता नहीं हम बचपन में मूवीज़ देखते थे, शायद उनसे निकल आया होगा कि जी वो हीरोइन खूबसूरत होती है और इतने खुश अखलाक होती है। तो पता चला नहीं, बहुत से बदसूरत लोग अच्छे अखलाक वाले होते हैं और बहुत से खूबसूरत लोग बद अखलाक होते हैं, है ना। अच्छा जनाब, तो अब वीडियो सही हो गई है? क्या वीडियो सही आ रही है? अच्छा जनाब, वीक वीडियो सिग्नल से अपोलोजाइज, बहुत माजरत। तो पहली चीज़ क्या डेवलप होती है? आइडियोलॉजी। दूसरी चीज़ जो डेवलप हो रही होती है विद इन द कोर, वो होता है अल्टीमेट पर्पस। अल्टीमेट पर्पस क्या है कि वाई डू आई एग्जिस्ट, मेरी वजह तख्लीक क्या है, मैं पैदा क्यों किया गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा क्लियर हो जाता है। होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, किसी से मैंने पूछा कि वाई डू यू एग्जिस्ट, तो उनका जवाब था आई एग्जिस्ट बिकॉज एवरीथिंग एग्जिस्ट। एक साहब ने कहा कि आई एग्जिस्ट टू एग्जिस्ट फॉर माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए एग्जिस्ट करता हूँ। लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, कुछ लोग साफ साफ ये कह देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, इसे हम कहते हैं अल्टीमेट पर्पस। फिर तीसरी चीज़ जो डेवलप होती है उसको हम कहते हैं अल्टीमेट विजन, कि मरने से पहले पहले हम क्या विजन छोड़ के जाना चाहते हैं दुनिया में, हम अपना क्या मार्क इस दुनिया के कैनवस पे छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की, बस जहाँ हवा चली चलते चले गए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? डू वी वॉन्ट टू लीव अ मार्क ऑन दिस वर्ल्ड? इसको हम कहते हैं अल्टीमेट विजन। फिर चौथा होता है, उसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ द विजन, कि ये जो हमारा विजन है, ये जो हमारी ड्रीम है, ये जो हमारा ख्वाब है, इसके पीछे पर्पस क्या है? हैं सलमान अली बेग साहब, इसके पीछे पर्पस क्या है? हम क्यों चाहते हैं ये? अगर हम अस्पताल बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान को अच्छा करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? हम अच्छी कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो हम क्यों बनाना चाहते हैं भाई? इसे कहते हैं पर्पस ऑफ द विजन। ये चार चीज़ें होती हैं कोर में, आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट विजन, पर्पस ऑफ विजन, चार चीज़ें होती हैं। इसको मैं कहता हूँ कोर। कोर ठीक है ना। अच्छा जनाब, दूसरी चीज़ जो डेवलप होती है हमारी,
उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंस, अहलियत और काबिलियत। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, उसमें होती है नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़। हमारी नॉलेज बढ़ती है जब हम बड़े होते हैं। हमें पहले मैथमेटिक्स नहीं आता था, हमें पहले जो है शाहरुख हुसैन साहब, हमें फिज़िक्स नहीं आता था, केमिस्ट्री नहीं आता था, इंजीनियरिंग का नहीं मालूम था, हमारी नॉलेज नहीं थी, कुरान का नहीं पता था ज़्यादा, हदीस का नहीं मालूम था। ऐसे तो हमने सीख लिया। दूसरी की स्किल्स, यानी साइकिल चलानी नहीं आती थी, गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मशीन चलानी नहीं आती थी, सफ़र करना नहीं आता था, शू लेस टाई करना नहीं आता था, और शुरू में बेगम साहबा अगर रूठ जाएं तो उनको प्रॉपर्ली मनाना नहीं आता था। नहीं, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो थोड़ा थोड़ा बेहतर होते चले गए, स्किल्स अच्छी होती चली गई, बेहतर होते चले गए। अब बेगम साहबा को भी थोड़ा सा जल्दी मना लेते हैं। अभी कमज़ोरी है काफ़ी, लेकिन बेहतर हो गया। एबिलिटीज़, स्किल्स और एबिलिटीज़ में फ़र्क होता है। स्किल्स सीखी जा सकती हैं, एबिलिटीज़ को डेवलप करना होता है। उसमें फ़िज़िकल एबिलिटीज़ भी साथ होती हैं, मेंटल एबिलिटीज़ भी साथ होती हैं। पहाड़ों में चढ़ना नहीं आता था, वो एबिलिटी आ गई। जनाब जो है गुस्से पे काबू का पाना नहीं आता था सही, वो एबिलिटी थोड़ी सी डेवलप हो गई। स्विमिंग नहीं आती थी, वो एबिलिटी डेवलप हो गई, स्टेमिना डेवलप हो गया। कॉम्पिटेंस, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आपको नज़र आ रहा है सबको? ये बहुत अहम डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा अहम डिस्कशन है। इसको आप समझें भाई, इससे आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ सकता है। ये हो गया कॉम्पिटेंस। ओहो, ये इन्वर्टेड है, बहुत माजरत, बहुत माजरत। तो कोई टाइप कर लेना। आतिफ अब्बासी साहब जरा टाइप कर लो भाई, आपकी टाइपिंग तेज़ है माशाल्लाह। तो कोर के अंदर आइडियोलॉजी, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट विजन, पर्पस ऑफ द विजन। कॉम्पिटेंस के अंदर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। और थर्ड चीज़ जो डेवलप होती है वो ख़वातीनो हज़रात, हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। कैरेक्टर ट्रेट्स, सिफ़ात। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्र है, शुक्र है, आला ज़र्फ़ी है, क्या कहते हैं, हया है, करेज है, शुजाअत है, तक़वा है, तवक्कुल है, ज़ुहद है, सखावत है। ये सारे के सारे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। उमर गाजी साहब, क्या ये कैरेक्टर ट्रेट्स हैं? तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। चंद लोगों के लिए ये डिस्कशन रेपिटेशन है, लेकिन नो प्रॉब्लम, चलें, अच्छा है, आपको रिपीट हो जाएगा। और आपका होमवर्क सबका ये है कि प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर करें आज, और कल मुझे बताएं कि कैसा रहा। मसलन जब मैं छोटा था तो मैं इंतहाई दर्जे का जो है ना वो था, क्या कहते हैं, बुज़दिल, कावर्ड। यानी फर्स्ट क्लास में जब मैं था तो मुझे किसी बच्चे ने मारा, सर फट गया हमारा।
और नतीजे में हमने वैसे कि उसको ढूंढते, उसको लगाते, हम तो उसको अवॉइड करते हुए हमने बकिया मांदा दिन गुजारे, क्योंकि फिर ना मारे कहीं। लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजरने लगी तो थोड़ा बेहतर हो गया। और अल्लाह के फजल से हम काफ़ी निस्बतन अभी भी बहुत बुज़दिल हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से उतने नहीं हैं, कुछ बेहतर हो गया। तो हमारे वालिदैन मूव कर गए यमन। मैं था एबटाबाद पब्लिक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में एबटाबाद में। तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी यमन से पाकिस्तान, वो फ़्लाइट आती थी थ्रू दहरान, सऊदी अरेबिया। वहाँ वो 6-7 घंटे का ट्रांजिट होता था। वो लोग पासपोर्ट देते थे और पासपोर्ट वापस देते थे। एक दफ़ा मैं आ रहा था तो वो पासपोर्ट उन्होंने लिया सबका वापस कर दिया, मेरा वापस नहीं किया। और क्या, मेरा पासपोर्ट खुद घुमा दिया, उनसे गुम गया। और उन्होंने ये बात कही कि जी मेरी उम्र थी 13 साल। उन्होंने कहा कि आपका पासपोर्ट कहाँ है? भाई पासपोर्ट तो नहीं है। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आप पासपोर्ट के बगैर सऊदी अरेबिया में आए हैं। जो लोग सऊदी अरेबिया में रहे हैं, कोई लोग हैं जो रहे हों, हैं आलमगीर साहब? तो वहाँ बहुत बड़ा क्राइम है कि आप पासपोर्ट के बगैर पकड़े जाएं। और उन्होंने क्या किया कि न राइट देखा अब्दुल्ला उस्मान साहब, न लेफ़्ट देखा, और आपके बड़े भाई सुलेमान अहमद साहब को बंद। हमारी ज़िंदगी की पहली जेल 13 साल की उम्र में, अल्लाह माफ़ करे, हो गई। अच्छा, इस तरह के ना हालात आते गए तो क्या हुआ कि वो हालात की वजह से हमारा हैं आसिम रिजवान साहब, तो उन हालात से हमारा कैरेक्टर थोड़ा डेवलप हो गया और डर कम लगने लगा। तो हम सब का कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है। हाँ, कंजूस भी था मैं, काफ़ी कंजूस भी था, लेकिन वो भी थोड़ा बेहतर हो गया। तो 3 चीज़ें हो गई। इसको मैं कहता हूँ 3 C's: कोर, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर। ये हमारा डेवलप होता है। अच्छा जनाब, अब होता क्या है, अच्छा ये मासूम शाह साहब को मैं सिखा रहा हूँ ताकि वो जाकर यही बात समझाएंगे अपनी बेगम साहिबा आयशा को, ठीक है ना। अब दुनिया में 3 क्लासेस हैं लोगों की, हैं फैसल साहब, फैसल बख्श साहब, 3 तरह के लोग दुनिया में हैं। पहले जो क्लास है उसको हम कहते हैं क्लास ए। दूसरे टाइप के लोग हैं क्लास बी। तीसरे टाइप के लोग हैं क्लास सी। क्लास ए में वो लोग होते हैं कि जिनकी एज बड़ी होती है और उनकी जो ये जो तीनों चीज़ें हैं, सॉरी मैं भूल के बताना, कोर, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर, इन तीनों चीज़ों को मैं कहता हूँ मैच्योरिटी। क्या कहता हूँ मैं फैसल साहब? मैच्योरिटी। तो अब 3 क्लासेस होती हैं लोगों की। एक वो लोग होते हैं कि उनकी एज बढ़ रही है लेकिन मैच्योरिटी जो है ना वो एक्सेलरेट हो गई, बहुत आगे चली गई। यानी ऐसे कि एज बढ़ रही है और मैच्योरिटी बहुत आगे चली गई। कैसे चली जाती है? अच्छे असाज़ा कराम मिल गए, अच्छे जो है वो
एक्सपीरियंसेस मिल गए, कोई हालात ऐसे आ गए, मैच्योरिटी ऊपर चली गई। ये जो लोग होते हैं क्लास ए वाले, ये लीडर्स होते हैं। लीडर्स ये वो लोग होते हैं जो कि प्री डिस्पोज्ड होते हैं टुवर्ड सक्सेस इन दिस दुनिया एंड हियर आफ्टर। उनके दुनिया में और आखिरत में कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्लास ए के लोग होते हैं। दुनिया में कम होते हैं लेकिन होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। जब हम बोस्निया में काम कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि छोटा सा टाउन था क्रोएशिया में, जो कि साथ वाला मुल्क है। अरे जंग बोस्निया में भी जंग हो रही थी, क्रोएशिया में भी जंग हो रही थी। लेकिन चूँकि क्रोएशिया के पास पोर्ट्स हैं, बोस्निया लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो सामान पोर्ट्स पे आता था। हम उस सामान को लेते थे, उसे छोटे टाउन में ले आते थे। वहाँ हमारा वेयर हाउस बनाया था, उस वेयर हाउस में सामान रखते थे और फिर वन आफ्टर द अदर इस सामान को हम लेके जाते थे बोस्निया। एक शहर था मोस्टार वहाँ। और जो कोस्ट था क्रोएशिया का, वहाँ वो भी थे, क्या कहते हैं, रेफ्यूजी कैंप्स भी थे, तो वहाँ भी हम ले आते थे सामान। एक डेढ़ महीने बाद हमें पता चला कि यार हमारे छोटे से टाउन में, छोटे से विलेज में 4 बोस्नियन रेफ्यूजी फैमिलीज़ रहती हैं। हमने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा हमें नहीं मालूम था आप यहाँ रहते हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े हमें बताएं, हम तो इतने इलाके में बांटते हैं सप्लाईज, हम ज़रूर आपको देंगे। बड़े खुददार लोग थे, सही बात है बेचारे। तो हमने फ़ैसला किया, मैंने, मेरा दोस्त था अब्बास अली, तो हमने फ़ैसला किया कि काम करते हैं अब्बास, ये जो फैमिली है ना, इनके लोगों को अपने पास जॉब दे देते हैं। पैसे तो हमको देने ही थे, एक डिग्निफाइड तरीके से, एक बावकार तरीके से हेल्प चली जाएगी। तो उन फैमिली में 3 टीनेज लड़कियां थीं। तो हमने कहा भाई इन बच्चियों को तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना हमारा स्टोर संभाल लो, आप रोज़ाना आए, स्टोर को मैनेज करें, स्टोर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, सब कुछ करें। हमें ज़रूरत भी थी और ये काम उनका हो जाएगा। एक साहब ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर थे जंग से पहले, उनको हमने अपने पास ड्राइवर रख लिया। उसमें एक लड़का था, उसका नाम था नूरिया, 14 साल का बच्चा था। तो नूरिया जो था उसको प्यार से कहते थे नूर को। नूर को ना इंग्लिश आती थी, टूटी फूटी बोल लेता था ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ती थी इंटरप्रेटर की कि भाई कोई, हमें तो लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी मुझको। तो मैंने इस बच्चे से कहा कि आप जो है ना मेरे साथ काम कर लें, मैं आपको एक पेमेंट करूँगा, आप मेरे साथ चलें और मेरे साथ इंटरप्रेट करें, ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब हमारा सफ़र शुरू हो गया साथ नूरको के साथ। मैंने नोट करना शुरू किया, आप लोग ये कहानी आप लोग सुन रहे हो गौर से, हैं ख़वातीन हज़रात, बहुत अहम कहानी आ रही है। मैंने नोट ये किया कि यार नूर को तो बहुत वाइज है, बहुत समझदार लड़का है यार, यानी ट्रांसलेट भी सही करता है, सोचता है, बात ऐसे नहीं करेगा, सोच के बोलेगा, बहुत सीरियस रहता है, मुस्कुराता भी लेकिन सीरियस रहता है। मुझे ऐसा लगता था, उस समय मेरी एज थी 24 होगी, 25 होगी, इस तरह से मेरी उम्र थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नूर को ना मेरी उम्र का है।
वैसे तो वो देखने में लगता है वैसे तो 14 साल का, लेकिन लगता था मेरी उम्र का। एक दिन बातों बातों में मैंने हम ड्राइव कर रहे थे, लंबी ड्राइव थी ऑन द कोस्ट ऑफ क्रोएशिया। बड़ा अच्छा मौसम था, सूरज निकला हुआ था, खामोश रोड थी, ट्रैफिक ज़्यादा थी नहीं जंग की वजह से। अब हम दोनों जा रहे हैं। मैंने उससे कहा कि नूर को, यार तुम्हारी बड़ी पढ़ाई ज़ाया हो रही है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो है, क्या कहते हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो उसने कहा कि हाँ। अच्छा, बहुत सी हमें ऐसा, बहुत लंबी कहानी, कोई बाद में ज़िंदगी रही तो बताऊंगा, मौका लगा। वो मुझे कहते थे यूसुफ, मेरा नाम पड़ गया था यूसुफ। कहते यूसुफ यू राइट। खैर गाड़ी चल रही है, खामोश हो गया वो। फिर कुछ लम्हात के बाद में कहता है, यूसुफ कैन आई से समथिंग? मैं यस गो हेड। कहता है, यूसुफ माय फादर सेज वॉर इज अ बिग स्कूल। क्या कहा उसने? साजिया साहब, वॉर इज अ बिग स्कूल। फिर क्या हुआ, जब जैसे जैसे कहानी खुलने लगी कि असल में बॉसिया में क्या था, और जगहों भी मैंने देखा है, चाहे चश्ती हो, ताजिकिस्तान हो, बड़ा आपको ख्याल रखना चाहिए किसी बारे में तफसील पूछना कि क्या हुआ तुम्हारे साथ जंग में, क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी इतनी यानी सैड स्टोरीज होती थी कि वो भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब। वो नहीं बताना चाहता, हम पूछते नहीं थे आराम से, जब तक खुद बंदा कोई ना बताए। तो राजा किफ़ायतुल्लाह साहब, उसने कहा वॉर इज़ अ बिग स्कूल। तो उसकी जब कहानी खुली ना, मैं हैरान हो गया। क्या कहानी थी इस बच्चे की, वॉर की कहानी। फिर मुझे समझ आया कि ये जो बच्चा इतना मैच्योर है, इसके पीछे एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। कैसे मुमकिन है कि हमारे बच्चे बहुत सारे, जिनको तो पैम्पर्ड लाइफ मिली है, ऑल दे नो इसके जी खाना टाइम पे मिल जाएगा, कपड़े धुले हुए मिलेंगे, कपड़े इस्त्री मिलेंगे, बिजली है, पानी है, और जनाब वो यूपीएस भी लगा हुआ है, मज़े से स्कूल जाते हैं, किसी रात दिन पबजी खेलते हैं या काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, समझे ना। अम्मा जब मुंह में खाने देती हैं, याशी से खाना मिल जाता है। कैसे वो बच्चे जो इन अयाशियों में रहते हैं, वो कैसे इस बच्चे का मुकाबला कर सकते हैं मैच्योरिटी में? देयर नो वे। उसकी जो इतनी ख़तरनाक कहानी थी। तो नूरको की कहानी क्या थी, वो इंशाल्लाह कल। उसकी वजह यह है कि मुझे आ रही नींद थोड़ा सा। आज हम थोड़ा जल्दी उठने के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठ गए। अब वो सिस्टम मेरा जो है ना, वो मैनेज नहीं कर रहा। मेरा प्रॉब्लम ये है ख़वातीन हज़रात की, जब मुझे नींद आती है ना, तो मेरा सिस्टम डाउन हो जाता है। बहुत से लोग नींद में भी काम कर सकते हैं, मेरे से नींद में काम होता नहीं है। और ये कहानी ऐसी है कि इसके लिए ना पूरा वो चाहिए, समझते हैं आप, पंच चाहिए। तो मैं आपको जो है इजाज़त देता हूँ। लेकिन ये जो थोड़ा टाइम आपका आज बच गया 20 मिनट, इसमें मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि कल की कहानी का सही फ़ायदा हो, तो एक डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा। उसका नाम है द सीज ऑफ मोस्तार। द सीज यानी मुहासरा। द सीज ऑफ मोस्तार, MOSTAR।
यार लिखना भाई आतिफ यार, मिट्ठू। द सीज ऑफ मोस्तार जो है एक डॉक्यूमेंट्री है जो CBS ने प्रोड्यूस की थी, बहुत सालों पुरानी बात है, जिसमें बताते हैं कि किस तरह से जी हाँ, ये आ गया सीज ऑफ मोस्तार, CBS की डॉक्यूमेंट्री है। ये वो शहर है मोस्तार जिसमें हमने काम किया है, काफ़ी महीने हमने वहाँ काम किया, उस शहर को सप्लाई देके गए, वहाँ जाना आना। ये वो शहर है जहाँ हमें समझ आया कि विज़न क्या होता है। और जनाब क्या कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्तार में हमने ज़िंदगी क्या होती है वो हमने मोस्तार में जाके सीखा। हमने मोस्तार से पहले ज़िंदगी गुजारना सीखा और मोस्तार में ज़िंदगी क्या होती है सीखा। ये जो है ना टाइम लैंडर्स और ये मोस्तार इंस्टीट्यूट और ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, इसकी जो रूट है ना वो मोस्तार में। तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्री जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बातें करता हूँ जब मैं कहता हूँ, सही ना। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी है, बच्चों को भी दिखानी है। कल इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे इसी टाइम पे 5:15 एंड वी विल कंटिन्यू। मैं आपको ये कहानी बताऊंगा, हमारे नूर को की कहानी इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।